3 अक्टूबर 1977 के दिन इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई थीं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जनता पार्टी ने ऑपरेशन ब्लंडर कैसे चलाया, कैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही इस कहानी में हम जानेंगे कि फिर जब चुनाव हुए इस ऑपरेशन के बाद तो इंदिरा गांधी कैसे प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची और प्रधानमंत्री बनी। समझिए, 1971 की बात है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतती है चुनाव। रायबरेली से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं। रायबरेली से 4 साल बाद समय आता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव में धांधली के मामले में संसद सदस्यता इंदिरा गांधी की रद्द कर देता है। इसके बाद इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती हैं और सभी विपक्षी नेताओं को जेल में इंदिरा गांधी भेज देती हैं। करीब 2 साल बाद 1977 में इंदिरा गांधी अचानक लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देती हैं। इमरजेंसी खत्म कर दी जाती है। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ ही रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी की करारी हार होती है, बुरी हार होती है। सरकार बनती है अब जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं जो जेल में इमरजेंसी में थे और गृह मंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह, ये भी जेल में थे। माना जाता है कि इमरजेंसी में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने विरोधियों को परेशान किया था उससे कई नेता नाराज हो गए थे इंदिरा गांधी से। सरकार बनने के बाद जनता पार्टी की कैबिनेट बैठक होती है और ये बार बार मांग उठने लगती कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करिए, उन्होंने गलत किया है, उन्हें किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करिए, ऐसा जानकार कहते हैं। बैठकों में राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी इस बात से सहमत थे। चरण सिंह जब जेल में बंद थे तो वो एक बात कहा करते थे कि यदि मैं सत्ता में आऊंगा तो जिस कोठरी में मैं बंद हूं उसी कोठरी में इंदिरा गांधी को जरूर पहुंचाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी सहमत थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ऐसा जानकार कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। चरण सिंह इंदिरा की गिरफ्तारी पर अड़े थे, सबसे ज्यादा चरण सिंह अड़े हुए थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और कानून मंत्री शांति भूषण का मानना था कि ऐसा कोई भी कदम अगर आप उठाएं तो बहुत सोच समझकर उठाएं। चरण सिंह को उन्होंने समझाइश दी। अब क्या, इसके बाद चौधरी चरण सिंह तैयार होते हैं, मुस्तैद होते हैं, ऑपरेशन अरेस्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। वे अपने अफसरों को इंदिरा गांधी पर मजबूत केस बनाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ समझिए कि लोकसभा चुनाव में हार से सहमकर इंदिरा गांधी 3 महीने तक घर से बाहर भी नहीं आती। इंदिरा गांधी, इतनी बुरी हार हुई थी। 27 मई 1977 को बिहार में बेलछी में 11 दलितों की बेरहमी से हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी को यह मौका मुफीद लगता है अपनी राजनीति में वापसी करने का। इंदिरा सियासी संभावना देखती हैं इस घटना में और कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। 3 महीने घर से बंद जो थीं वो अब बाहर निकलती हैं। बेलछी का इलाका बाढ़ से प्रभावित था। ऐसे में इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर गांव में पहुंचती हैं और कैंपेनिंग करती हैं। 5 दिन तक रुकती हैं बेलछी में इंदिरा गांधी। इसके बाद देश भर में हर तरफ इंदिरा गांधी की चर्चा होने लगी, मीडिया में सभी जगह। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली इंदिरा गांधी पहुंचती हैं और यहां पर भी उन्हें लोगों का खूब समर्थन मिलता है। इंदिरा गांधी एक बार फिर से लाइमलाइट में आ जाती हैं। यह सब कुछ देखकर जनता पार्टी में घबराहट का माहौल बन जाता है कि इंदिरा गांधी फिर से आ रही है। फिर इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की मांग बढ़ जाती है जनता पार्टी में कि ये देखिए इंदिरा गांधी फिर एक्टिव हो गई। इसी बीच चरण सिंह एसपी लेवल के अफसरों की एक लिस्ट मंगवाते हैं कि जितने एसपी उनकी लिस्ट लाइए। इन सभी लोगों के रिकॉर्ड पर गौर करते हैं चरण सिंह कि मैं जिसे जो टास्क दूंगा उसके लिए मुफीद कौन है। ऑपरेशन अरेस्ट के लिए एक खास अफसर जिसका नाम था एनके सिंह, उनको चुना जाता है। उस वक्त ये सीबीआई में थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पूरे प्लान को बनाते वक्त ना तो अटॉर्नी जनरल को ही ना ही सॉलिसिटर जनरल को भरोसे पर लिया गया था। पूरा प्लान इन्होंने बना दिया था चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की अनुमति लेने के लिए पहुंच जाते हैं। मोरारजी कहते हैं कि अगर फुल प्रूफ प्लान है तो वह गिरफ्तारी की अनुमति दे देंगे, लेकिन एक शर्त है कि इंदिरा गांधी को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। ये अपनी मांग रख देते हैं प्रधानमंत्री। प्लान के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए 1 अक्टूबर 1977 का दिन चुन लिया जाता है और बताया जाता है कि गृह मंत्री चरण सिंह की पत्नी कहती हैं कि शनिवार का दिन है, ये गिरफ्तारी के लिए शुभ नहीं होगा। 1 अक्टूबर का दिन जो होता है फलेगा नहीं। इसके बाद 2 अक्टूबर को दिन चूज किया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी। इस दिन भी गिरफ्तारी से गलत संदेश जाने का डर था जनता पार्टी में। ऐसे में उस वक्त के डीआईजी रहे विजय किरण ने गृह मंत्री को 2 अक्टूबर के बाद इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी करने के लिए
समझाइश दी, सलाह दी। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का प्लान अब बनकर 1 अक्टूबर से शिफ्ट होकर पहुंच जाता है 3 अक्टूबर के दिन के लिए। 3 अक्टूबर को चरण सिंह सीबीआई डायरेक्टर को तलब करते हैं। प्लान बनाया जाता है कि कैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाना है, क्या कुछ होगा, सब कुछ बताया जाता है। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। आरोप लगाया जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा के लिए 100 जीपें खरीदी गई थीं। 100 जीपें। इनका भुगतान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने किया था उस वक्त के। वहीं दूसरा आरोप इंदिरा पर यह मढ़ा जाता है कि एक फ्रेंच कंपनी को ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिससे भारत सरकार को 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये 2 आरोप एफआईआर में तय हुए। यह तय होता है कि इंदिरा को शाम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि वे एक रात जेल में बिता सकें, एक रात जेल में। इसके बाद यह तय हुआ कि इंदिरा को गिरफ्तार करने के लिए एनके सिंह जाएंगे। और समझिए कि क्या क्या हुआ। एनके सिंह जाएंगे, उन्हें घर पर ही पर्सनल बॉन्ड पर बेल ऑफर करेंगे। वो जमानत लेना चाहेंगी तो इंदिरा गांधी को उस वक्त जमानत भी दे दी जाएगी। ये सब प्लान बनाया गया। यह भी तय हुआ कि उनके साथ डिप्टी एसपी एमवी राव जाएंगे, एक इंस्पेक्टर होगा और एक सब इंस्पेक्टर भी जाएगा। अब आगे समझिए। इस दौरान 2 कारों की भी योजना बनाई गई। एक में गिरफ्तार होने के बाद इंदिरा गांधी बैठेंगी, ये योजना बनी, और दूसरे में उनका सामान रखा जाएगा, ये योजना बनी। सब इंस्पेक्टर रहेगा दूसरी कार में जिसमें सामान होगा। ये सब कुछ योजना बन गई। इंदिरा गांधी के घर के बाहर पुलिस का पहरा भी बढ़ा दिया गया। 2 नाम और दिलचस्प सुनिए। उस दौरान डीआईजी रहे राजपाल और एडिशनल एसपी रही किरण बेदी को घर के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तैनात कर दिया गया था। यानी अब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का पूरा रोड मैप तैयार हो गया। 3 अक्टूबर 1977 का दिन था ये पूरा। शाम 5:15 पर सीबीआई अफसर अपनी एम्बेसडर कार से इंदिरा गांधी के घर पहुंच जाते हैं। घर के लॉन में संजय गांधी और मेनका गांधी बैडमिंटन खेल रहे थे। संजय गांधी ने एनके सिंह को देखते ही पहचान लिया कि दाल में कुछ काला चल रहा है। वहीं इंदिरा गांधी अपने ड्राइंग रूम में कुछ नेताओं से बात कर रही थी, क्योंकि अब इंदिरा गांधी वापस से लाइमलाइट में आ गई थी। जैसे ही पता चलता है कि सीबीआई के अफसर एनके सिंह आए हैं, तो तुरंत ही इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आरके धवन बाहर आते हैं कि क्या माजरा चल रहा है। एनके सिंह से पूछते हैं कि माजरा क्या है भाई, आप कैसे आए हैं, क्या है, सब कुछ जरा बताइए तो हमें। एनके सिंह कहते हैं कि मामला गंभीर है, अर्जेंट है, मैं आपसे नहीं सिर्फ इंदिरा गांधी जी से बात करूंगा, उन्हीं को सब कुछ बताऊंगा। एनके सिंह की बात इंदिरा गांधी को बताई जाती है तो इंदिरा गांधी कहती हैं अपने सचिव से कि पहले से अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आए हैं, तमाम चीज़ें उन्हें वो बताती हैं। एनके सिंह से जब ये बात कही जाती है, उनके सचिव आकर कहते हैं तो वो कहते हैं मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इंदिरा गांधी अंदर कुछ लोगों से अभी भी बात कर रही थीं। ये लोग जैसे ही बाहर आएंगे आप उनसे मिल सकते हैं, ये भी जानकारी दे दी गई एनके सिंह को। इसके बाद घर के बाहर सड़क पर ही खड़े होकर एनके सिंह इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री चरण सिंह बेचैन थे कि चल क्या रहा है, गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, इंदिरा मिली, ये वो सब सारी चीज़ें चल रही थी। अंदर हलचल चल रही थी। संजय गांधी अपने वकीलों और करीबी कांग्रेसी नेताओं को बाहर से फोन कर रहे थे। अंदर भी नेता आपस में चर्चा करने लगे कि क्यों आए हैं, क्या है, क्या सारी चीजें। जैसे ही इंदिरा गांधी से मिलने वाले लोग बाहर आए, कई और लोग उनसे मिलने के लिए अंदर आ गए। इनमें से मशहूर वकील फ्रैंक एंटनी, नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके सीपीएन सिंह जैसे लोग थे जो अब इंदिरा गांधी से मिलने के लिए चले गए। एनके सिंह ये सब देख रहे थे कि अभी ये आए और अंदर चले गए, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। भड़क जाते हैं एनके सिंह और कहते हैं कि उन्हें अंदर जाने के लिए कहा गया था और ये लोग अंदर क्यों आ गए हैं। इस पर जवाब देते हैं सचिव इंदिरा गांधी के कि मैडम के साथ इनका पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स था, आपका नहीं है, इंतज़ार कीजिए। सीबीआई के सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं और एनके सिंह से बताते हैं कि मेनका और संजय गांधी लगातार फ़ोन कर रहे हैं, जो कि बाहर कर रहे थे, और बाहर लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जुट रहे हैं। एनके सिंह गुस्से में आ जाते हैं और धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि यदि 15 मिनट के अंदर उन्हें इंदिरा गांधी से मुलाकात नहीं कराई गई तो वे कड़ा फैसला लेंगे, अंदर चले जाएंगे या कुछ भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तभी कांग्रेस नेताओं का एक और हुजूम, जिसमें कि कमलापति त्रिपाठी, केसी पंत,
बंशीलाल सीताराम केसरी थे, इंदिरा के घर पहुंच जाते हैं। संजय गांधी लगातार फोन भी कर रहे थे। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद एनके सिंह इंदिरा गांधी से मिलते हैं। एनके सिंह कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में बात करूंगा। इंदिरा गांधी एनके सिंह के साथ कॉरिडोर में चली जाती हैं कि चलिए क्या बात करना है बताइए। यहां पर एनके सिंह अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और इंदिरा गांधी को दिखाते हैं। एनके सिंह बताते हैं कि आपको करप्शन के एक मामले में आरोपी बनाया गया है। इंदिरा सहम जाती हैं। एक एफआईआर आप पर दर्ज की गई है जिसमें आप मुख्य आरोपी हैं, इंदिरा को बताया जाता है। मुझे आपको गिरफ्तार करने और थैंकलेस जॉब करने के लिए यह काम मिला है, एनके सिंह इंदिरा गांधी से कहते हैं। इंदिरा गांधी ने जैसे ही ये सुना वो अपना आपा खो देती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि उन्हें किसी गिरफ्तारी का डर नहीं है। इसके साथ ही पर्सनल बॉन्ड पर जमानत जब उन्हें ऑफर की जाती है, इंदिरा गांधी इनकार कर देती हैं। तेजी से चिल्लाते हुए कहती हैं कि हथकड़ियां लाइए, मुझे हथकड़ियों में बांध दीजिए। इन सब के बीच इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की खबर कांग्रेसी महकमे में फैल गई, इलाकों में फैल गई। इंदिरा भी मास्टरमाइंड थी। इंदिरा गांधी के घर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही आम कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंचने लगे। इंदिरा अब इस चीज को पूरी तरह से भुनाने पर दिमाग दौड़ाने लगी। इंदिरा गांधी शांत होती हैं और एनके सिंह से कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा तैयार होने के लिए वक्त चाहिए। जाहिर सी बात है इंदिरा पूरी स्ट्रेटजी के साथ उतरना चाहती थी। अपने बेडरूम में जाती है, अंदर से गेट बंद कर लेती इंदिरा गांधी और विचार सोच समझकर बाहर निकलती हैं। समय बीत रहा था। एनके सिंह परेशान हो रहे थे। 1.5 घंटे इंदिरा गांधी कमरे में रहीं। इसके बाद वे सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक झोला लिए हुए बाहर आती हैं। रात 8:30 बजे कमरे से बाहर इंदिरा गांधी निकलती हैं। घर के बाहर तेजी से नारे लगने लगते हैं। कार्यकर्ता पहुंच चुके थे। मौके को पूरी तरह से इंदिरा भुनाने की फिराक में लग जाती हैं। कार में बैठने से वे पहले कार्यकर्ताओं को अभिवादित कर देती हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए वे गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता देती हैं। इसके बाद कार में इंदिरा गांधी बैठ जाती हैं। कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगते हैं। इसी दौरान ललित माकन कांग्रेस के नेता थे, वे पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं इंदिरा के साथ। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया गया और बाहर बैठाया गया कि आप नहीं जा सकते। इंदिरा गांधी की पीस फाउंडेशन की निर्मला देशपांडे ने इंदिरा गांधी के साथ जाने की इच्छा जताई। उन्हें इंदिरा के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई। इंदिरा और निर्मला को कार के पीछे वाली सीट पर बैठा दिया जाता है और आगे की सीट पर एनके सिंह खुद बैठ जाते हैं। नारेबाजी चरम पर थी। इंदिरा गांधी को फरीदाबाद के बड़खड़ लेक के गेस्ट हाउस में ले जाने की योजना थी। जैसे ही कार चलती है, कांग्रेस कार्यकर्ता कार के सामने फिर लेटना शुरू हो जाते हैं, लेट जाते हैं, बोलते हैं नहीं ले जा सकते। जाहिर सी बात है अब इस इवेंट को पूरी तरह से मीडिया में काफ़ी बड़ा बनाया जाता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कांग्रेसी नेता हटते हैं। इंदिरा की कार आगे बढ़ जाती है। जस्ट पीछे संजय गांधी की ब्लू मेटाडोर कार, फिर राजीव गांधी की मेटाडोर कार और कांग्रेस के लीडर की कार चल रही थीं। सभी कारें फरीदाबाद पहुंचते ही काफिला बड़खड़ लेक की तरफ मुड़ जाता है। तभी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते काफिला वहीं पर रुक जाता है। अब फिर कांग्रेस और इंदिरा गांधी के द्वारा स्ट्रेटजी बना ली जाती है। इंदिरा गांधी कार से उतरती हैं और वहां पर बने एक चबूतरे पर बैठ जाती हैं। उसी वक्त इंदिरा के वकील और कई कांग्रेसी नेता एनके सिंह समेत सभी सीबीआई अफसरों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि बिना किसी कोर्ट वारंट के आप इन्हें दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते हैं। क्रॉसिंग से ट्रेन गुजर जाती है और फाटक खुल जाता है। एनके सिंह इंदिरा गांधी से कार में बैठने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन इंदिरा मना कर देती हैं और कहती हैं कि उनके वकीलों ने कहा है कि मुझको दूसरे राज्य में नहीं ले जाया जा सकता। लंबी बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। सीबीआई के डीआईजी आईसी द्विवेदी पहुंच जाते हैं। उन्हें बताया गया कि इंदिरा गांधी हरियाणा नहीं जाना चाहती हैं। वे कहते हैं कि ठीक है, अब किंग्सवे कैंप दिल्ली पुलिस अफसर मेस में आपको ले जाया जाएगा। हरियाणा के प्लान को इंदिरा गांधी दिमाग से ड्रॉप कर देती हैं। काफिला एक बार फिर से दिल्ली की तरफ मुड़ जाता है। काफिला किंग्सवे कैंप पर पहुंचता है। पुलिस अफसर, राज्यपाल और वेद मारवाह वहां पर मौजूद थे। इंदिरा गांधी को ग्राउंड फ्लोर पर वीआईपी कमरे में ले जाया जाता है। निर्मला देशपांडे उनके साथ ही थी। उनको खाना ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी
और ज़्यादा दिमाग से, स्ट्रेटजी से इस मुद्दे को हाईलाइट कर रही थी। एनके सिंह वहाँ से जाने लगे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाकर कहा कि जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए सॉरी। इंदिरा गांधी बहुत दिमागदार थी। इसके बाद एनके सिंह वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अब तारीख थी 4 अक्टूबर। इंदिरा गांधी को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। जो उन पर आरोप थे उन पर बहस होती। एनके सिंह 4 अक्टूबर की सुबह 8 बजे पुलिस मैस में पहुंचते हैं। वहां संजय और राजीव गांधी पहले से मौजूद थे। वे अपनी मां इंदिरा गांधी के लिए नाश्ता लेकर आए थे। अब बारी थी इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश करने की। वहां उन्हें पेश किया गया। उस वक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन जज आर दयाल थे। आर दयाल को यह फैसला सुनना था। इंदिरा के वहां पहुंचते ही भारी भीड़ उमड़ने लगी। इंदिरा गांधी के समर्थक भी पहुंचे और इसके साथ विरोधी भी पहुंचे। ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए कोर्ट के बाहर। पुलिस लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस तक छोड़ती है, काबू हो जाइए। अब प्रणब मुखर्जी भी वहां पहुंच जाते हैं और बसंत साठे जैसे कांग्रेसी बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं। इंदिरा गांधी के लिए एक कुर्सी लाई जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी और दिमाग से चलते हुए उस कुर्सी पर बैठने से इनकार कर देती है। मजिस्ट्रेट ने फिर प्रोसिक्यूशन के वकील से पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं, कहाँ हैं। तब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एफआईआर तो कल ही दायर हुई है जज साहब, ऐसे में एडिशनल सबूत जमा करने में समय लगेगा, थोड़ा वक्त दे दीजिए। फिर क्या था, 1 से 1.5 मिनट में जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी सबूत नहीं है, ऐसे में केस को डिसमिस किया जाता है। फैसला आ गया। यह सुनते ही संजय गांधी भागने लगे। भागते भागते संजय गांधी पूरे कोर्ट परिसर में जाते हैं और कहते हैं डिसमिस डिसमिस डिसमिस। कांग्रेस के कार्यकर्ता चिल्लाने लगते हैं। महसूस करिए इस माहौल को आप। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और नारे लगने लगते हैं कि केस डिसमिस हो गया। प्रणब मुखर्जी की एक बात इस समय बहुत चर्चित हुई थी। उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि इंदिरा ने जिस जनता पार्टी के नेताओं को 19 महीने तक जेल में रखा, वे उन्हें 19 घंटे भी जेल में नहीं रख पाए। ये जनता सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका हो गया। ये पूरी घटना बिना पूरी तैयारी के इंदिरा को गिरफ्तार करना जनता सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया, क्योंकि अब चुनाव आने वाले थे। इंदिरा अपनी गिरफ्तारी सहानुभूति में बदल देती हैं। पूरे देश में माहौल अपने साथ बना देती हैं सद्भावना का। इसके बाद 1980 में लोकसभा चुनाव होता है। इंदिरा भारी बहुमत के साथ वापसी करती हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं। यानी जिस गिरफ्तारी के जरिए जनता सरकार इंदिरा पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहती थी, वही गिरफ्तारी जनता सरकार के लिए ब्लंडर साबित हो गई और उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई। ऐसी ही कहानियों के लिए फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। नमस्कार।